नमस्कार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि महाराणा प्रताप किस राज्य से संबंधित है। जी हाँ, कमेंट करके वो किस राज्य से संबंध रखते थे या फिर किस रियासत से संबंधित थे उसका नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। कोरोना महामारी के चलते मोदी सरकार ने टैक्स पेयर्स के लिए राहत देने का ऐलान किया। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोदी सरकार के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना इलाज में खर्च पर टैक्स में छूट दी जाएगी। ठाकुर ने कहा कि उन लोगों को टैक्स में छूट मिलेगी जिन्होंने कोरोना के इलाज में 10 लाख रुपए तक खर्च किए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर किसी नियुक्तिकर्ता ने अपने कर्मचारी के कोविड इलाज का खर्च किया तो उस कर्मचारी को कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर किसी मृत्यु के बाद नियुक्तिकर्ता अपने कर्मचारी को एक्स ग्रेसिया राशि देता है उस व्यक्ति के लिए टैक्स में भी छूट मिलेगी। मेडिकल उत्पाद बनाने वाले अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वायरस की वैक्सीन जुलाई तक भारत में आ सकती है। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया अमेरिका कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन से निजी तौर पर वैक्सीन खरीदने की तैयारी कर रहा है। खबरों के मुताबिक जुलाई तक इस वैक्सीन की कुछ हजार डोज भारत में आ जाएगी और सिंगल डोज वाली इस वैक्सीन की कीमत 1855 रुपए और 63 पैसे रहेगी। इस वैक्सीन का ज्यादा निम्न तापमान पर भी स्टोर करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन को लेकर होने वाली जद्दोजहद को कम करने का फैसला लिया है। इसके लिए नियमों को आसान बनाया गया है। अब परिवार के सदस्य पेंशनर की मौत के बाद चुनिंदा जरूरी दस्तावेज जमा करके आसानी से मासिक पेंशन ले सकते हैं। वहीं फैमिली पेंशन मामलों के जल्द निपटारे के लिए भी सरकार ने पेंशन संवितरण करने वाले बैंकों को निर्देश दे दिया है। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी उपाय माना जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने देश भर में टीकाकरण अभियान को तेज कर दिया है। भारत में फिलहाल कोरोना की 3 वैक्सीन कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी का प्रयोग में लाया जा रहा है। हालांकि अब भारत के टीकाकरण कार्यक्रम के शस्त्रागार में एक नया हथियार जल्दी शामिल होने जा रहा है। दरअसल आधार पूनावाला के स्वामित्व वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने नोवावैक्स कोविड-19 वैक्सीन के पहले बेंच का उत्पादन शुरू कर दिया है। भारत में इस वैक्सीन को कोवैक्सीन के रूप में जाना जाएगा। खास बात यह है कि कोवैक्सीन को 18 साल से कम आयु वाले लोगों के लिए बेहतर बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन और टीकाकरण पर समीक्षा बैठक की थी। बैठक में कोरोना टास्क फोर्स और पीएमओ के अधिकारी मौजूद रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अब तक लगे टीके और आने वाले महीनों में टीके की उपलब्धता और राज्यों को टीकों की आपूर्ति सहित टीकाकरण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी। इस साल दिसंबर तक देश में पूरी आबादी के टीकाकरण के लक्ष्य को समय से पहले पूरा करना चाहती है। सरकार इसके लिए बीजेपी के संगठन का भी इस्तेमाल करेगी। भारत के चीफ जस्टिस सीजेआई एनवी रमणा ने केंद्रीय कानून और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखकर ग्रामीण और आदिवासी इलाके में नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी मजबूत करने की अपील की है। उन्होंने पत्र में कहा कि डिजिटल डिवाइड के कारण कोविड-19 के दौरान कोर्ट की कार्रवाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। सीजीआई ने शनिवार को एक किताब के विमोचन के मौके पर कहा कि खराब कनेक्टिविटी के कारण ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में न्याय पहुंचाने की प्रक्रिया रुकावट पैदा हुई है। भारतीय जनता पार्टी के भवेश कलिता को असम और शारदा देवी को मणिपुर यूनिट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने शनिवार को दोनों नेताओं की नियुक्ति पर मुहर लगाई। पार्टी के आधिकारिक संगठन नियुक्ति पत्र के मुताबिक दोनों नेताओं को तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष पद की यह जिम्मेदारी दी गई है। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में गठित नई सरकार में कलिता राज्य मंत्री भी है। मध्य प्रदेश में रविवार को लगाए जाने वाला कोरोना कर्फ्यू हटाने का ऐलान हो गया है। शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण काबू में आ गया है और ऐसे में कोरोना कर्फ्यू लगाना सही नहीं होगा। अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की मद्देनजर सरकार और संगठन के बीच समन्वय और तालमेल बेहतर बनाने की कोशिश के तहत शीर्ष भाजपा नेताओं ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय में गहन मंथन किया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा बुलाई गई इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए थे। अगले साल उत्तर प्रदेश जैसे अहम राज्य के अलावा उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में भी चुनाव होने हैं। हर घर नल से जल पहुंचाने वाले जल जीवन मिशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने जल जीवन मिशन की उल्लेखनीय प्रगति को सराहते हुए भारत की इसी तर्ज पर दुनिया के दूसरे पिछड़े देशों में भी योजनाएं लागू की जानी चाहिए। बता दूं कि देश के 100 से अधिक आकांक्षी जिलों में 22 महीनों के भीतर 7% से बढ़ाकर 31% घरों में नलों से जलापूर्ति सुनिश्चित करने में सफलता मिली है। देश भर में मानसून की गति थोड़ी धीमी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत उत्तर पश्चिमी भारत में शनिवार को आंधी के साथ छिटपुट बारिश हुई। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार के लोगों को मानसून की भारी बारिश के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि बिहार और यूपी में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्सों, तटीय ओडिशा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं पर पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों, विदर्भ के कुछ हिस्सों में और कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश भी हो सकती है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के 8वें महीने में प्रवेश करने के साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदर्शनकारियों से शनिवार को अपील की है कि वे अपना प्रदर्शन खत्म कर दे। सरकार तीनों नए कानूनों के प्रावधानों पर फिर से वार्ता शुरू करने के लिए तैयार है। सरकार और प्रदर्शनकारी संगठनों के बीच अभी तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। वहीं गतिरोध तोड़ने और विरोध प्रदर्शन खत्म करने के लिए अंतिम दौर की वार्ता 22 जनवरी को हुई थी। वहीं 22 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई व्यापक हिंसा के बाद कोई वार्ता नहीं हुई है। प्रदेश सरकार ने आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सबका विश्वास के तहत अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार देने के लिए कर्ज का दायरा बढ़ा दिया है। पिछले वर्ष केवल 18 जिलों के नौजवानों को योजना का लाभ दिया गया था। वहीं इस वर्ष 54 जिलों के करीब 2400 अल्पसंख्यकों को कर्ज दिया जाएगा। बड़े शहरों में 60 और छोटे शहरों में 30 युवाओं को कर्ज देने का लक्ष्य तय किया गया है। वहीं पर करीब 13 साल से बंद पड़ी इस योजना को पिछले वर्ष योगी सरकार ने शुरू कराया था। इसमें अल्पसंख्यकों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए 1 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक का कर्ज मात्र 6% ब्याज पर दिया जाएगा। कर्ज की वापसी 5 वर्षों में 20 त्रैमासिक किस्तों के रूप में करनी होगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।